अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आगा खान बोर्ड की तरफ से ना आपके जो हमारा कोर्स है सी लैंग्वेज का, इसमें जो बुक रिकमेंड है उस बुक के अंदर ये कुछ कंटेंट ऐसे थे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते थे, तो वो मैंने ना उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम ये सोच रहे हैं कि इसको रखा जाए तो वो बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस जो कि शायद ज़्यादा हैं, तो ये ना थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वैसे अब नहीं लेगा। तो देखिए, इफ़ कॉस्ट प्राइस, अच्छा ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ़ और एल्स इफ से रिलेटेड है। तो देखिए, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दी हुई हैं, अपन आइटम्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कीबोर्ड से इनपुट लेता हूँ, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने में आइटम्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन वेदर सेलर हैज़ मेड अ प्रॉफिट। तो आपको ये चेक करना है, यानी कि मैसेज डिस्प्ले करना है इनपुट लेने के बाद कि सेलर जो है वो प्रॉफिट में रहा है या वो लॉस में रहा है। यानी कि मुझे ये दो मैसेजेस डिस्प्ले करना है। ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट मेड और लॉस, कितना प्रॉफिट रहा और कितना लॉस रहा। यानी कि पहले आप ये कहें कि प्रॉफिट इतना और उसका प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों चीज़ें मेंशन कर दें। तो इसको जब मैं बनाने के लिए जाऊंगा तो इसमें सबसे पहले मैं क्या चीज़ मार्क करूंगा, अगर हम इसको यहाँ से उठा लें और उठा के, एक मिनट, ये है ना, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और उठा के यहाँ पर डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं ताकि मेरे पास लिखने की थोड़ी सी स्पेस आ जाए। इसे लिखा तो इधर भी जा सकता था, लेकिन चले लिखने की स्पेस आ जाए। देखें जी, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सेलिंग प्राइस जो आपको दी गई है, ये देखिएगा भाई। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको जो कॉस्ट प्राइस दी गई है, आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन करें, एक कॉस्ट प्राइस डिफाइन करें और एक सेल्स प्राइस डिफाइन करें, ठीक है। फिर एक वेरिएबल आप प्रॉफिट ले लें और दूसरा आप वेरिएबल लॉस ले लें। ये भी वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया। वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद आप इनपुट लें। पहले इनपुट आप कैसे लेंगे, स्कैनएफ के थ्रू लेंगे। स्कैनएफ में इनपुट लें %d करके। क्या चीज़ इनपुट लें, पहले आप सेल्स प्राइस इनपुट ले लें, ठीक है, ये सेल्स प्राइस आ गया। और फिर इनपुट ले लें स्कैनएफ करके कॉस्ट प्राइस, ये दोनों इनपुट आ जाएंगे। अब जब सेल्स और कॉस्ट में वैल्यूज़ आ जाएं तो इन दोनों को अब आप क्या करें, यहाँ पे कंडीशन आएगी इफ़ की। बताइए, अगर सेल्स ग्रेटर है और कॉस्ट प्राइस लेस है तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आ जाएगा। अब अगर मैं सेल्स प्राइस को, बल्कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इनको माइनस कर लेते हैं ताकि मेरे पास प्राइस आ जाए। तो जो आपके पास, इसको प्रॉफिट लॉस के बजाय यहाँ पे आप एक वेरिएबल एक और डिफाइन कर दें जिसको आप एक्स कह दें, एक वेरिएबल, ठीक है ना। एक्स यहाँ पे लिख लें सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप ये बात जानते हैं कि ये जो एक्स वेरिएबल की वैल्यू आएगी, इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बताइए, सबसे पहले आपने x कैलकुलेट कर ली। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज लेस देन 0, यानी कि x क्या हो, लेस देन 0, तो क्या काम हो जाएगा, प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे। अब x इज लेस देन 0 का मतलब क्या है,
सेल्स प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यूज़र के सामने लिखा हुआ है लॉस इज़ इक्वल टू परसेंट, और यहाँ पे आप क्या लिख लें, डी, और यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है उसको प्रिंट करा दें। अब जब x प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू x की प्रिंट हो रही होगी कि इतना लॉस हो रहा है। एल्स, वरना फिर क्या हो, इक्वल टू x, एल्स इफ लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर ले आप दोनों कंडीशन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट एफ, लॉस जो होगा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, ये रिजर्व वो हो जाएगा आपके पास, हार्ड कोड हो जाएगी परसेंट डी, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक्स, ये दोनों हो जाएंगे इफ और एल्स के रिलेटेड, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। अच्छा, अगले में देखें, अगले के अंदर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, और ये क्या है, इसको भी उठा लेते हैं यहाँ से। जरा देखें भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एन इंटीजर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड के जरिए किसी इंटीजर को मैं इनपुट देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट, इनपुट लेना और फिर एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो फाइंड आउट करे वेदर इट इज़ एन ऑड और इवन। तो आप जानते हैं ऑड और इवन नंबर मालूम करने के लिए रिमाइंडर ऑपरेटर जो होता है ना, वो बेस्ट होता है। तो पहले आप एक इंटीजर डिफाइन कर लें, x जो आपने यूज़र से लेना है, तो भाई ये यूज़र से मैंने स्कैनएफ कर लिया और इनपुट ले लिया %d करके, x को हम %x करके मैंने इनपुट ले लिया। अब इनपुट ले लेने के बाद मैंने ये चेक करना है कि इवन है या ऑड। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और y ले लेता हूँ और मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू x को मैं रेशियो ले लेता हूँ किसके साथ, 2 के साथ। अब ये रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करेगा। बताइए x अगर इवन हुआ तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, और x अगर ऑड हुआ तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। तो अब y की बेस पे ये डिफाइन कर लिया जाएगा। पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, फिर अब चेक करेंगे y पे, इफ y की बेस पे डिफाइन कर रहा हूँ, अगर y जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के, तो क्या हो, प्रिंट एफ आप कर देंगे क्या चीज़, अगर 0 हुआ तो क्या होगा, इवन, तो प्रिंट एफ आप कर देंगे कि क्या है नंबर, इवन है, ठीक है। एल्स, अब यहाँ पे लिखेंगे एल्स इक्वल टू 0, और 0 नहीं हुआ तो 1 ही होगा, तो फिर एल्स के ऊपर क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ ऑड, वरना हम यहाँ इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते थे, लेकिन वो एक ही स्टेटमेंट बार बार लिखने वाली बात आ जाएगी, और यहाँ पे क्लोज। तो इस तरीके से ही कोई भी एंटर्ड या इनपुट नंबर जो होगा वो आपको प्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो आपके पास अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, एन इनपुट थ्रू कीबोर्ड। अच्छा, इसमें से जो हमें नहीं समझ में आएगा वो फिर हम स्किप कर जाएंगे, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मसले मसाइल नहीं है। ये अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं एनी ईयर इन इनपुट, एनी ईयर इज इनपुट, कोई भी साल आप इनपुट देंगे। अब हम ये कर लेते हैं कि साल 2 डिजिट्स पे हो, ठीक है। अब मैं कोई भी साल इनपुट देता हूँ थ्रू कीबोर्ड के जरिए, राइट अ प्रोग्राम डिटरमिन वेदर ईयर इज लीप और नॉट। लीप ईयर क्या होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, ऐसे साल जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे ना, वो लीप ईयर। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि आपके पास डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 होने के लिए हम क्या करेंगे, क्या इफ रिमाइंडर इज 0 देन लीप, एल्स नॉट लीप। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीजर एक वेरिएबल x ले लिया
और एक वेरिएबल y ले लिया। स्कैन एफ कराएं, इनपुट करें, प्रिंट एफ के बाद कर लीजिएगा, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, %d %x, इसमें ये इनपुट ईयर आ गया। अब x को हम रेशो ले लें किसके साथ, 4 के साथ, और इसको मूव करा दें y में। जब y में मूव हो जाए तो अब y के ऊपर कंडीशन लगाएं कि अगर y जो है इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या प्रिंट एफ कर दें, लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। एल्स में लिख लेंगे नॉट अ लीप ईयर, प्रिंट एफ नॉट अ लीप ईयर। तो ये इस तरीके से हैंडल हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है भाई। यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन या लॉजिक जो है ना वो हमने बिल्डअप करनी है। अच्छा भाई, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये थोड़ा सा डिटेल में आ गया ये, लेकिन चलो इसकी लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हमारा कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में इट वाज मंडे ऑन द डेट दिस, इस तारीख के ऊपर क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। इफ एनी ईयर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, अगर कोई भी साल में कीबोर्ड से इनपुट दूँ, फाइंड आउट व्हाट इज द डे ऑन 1 जनवरी ऑफ दिस ईयर। तो मैं कोई सा भी साल इनपुट दूं तो मैं ये बता सकूं कि 1 जनवरी को दिन कौन सा होगा। अब अगर यहां पे मंडे आया है, ठीक है, फर्स्ट डे मंडे था, तो अगला मंडे कब आएगा, 7 दिन के बाद, ठीक है। उसका अगले मंडे आएगा 7 दिन के बाद, उसका अगला मंडे आएगा 7 दिन। यानी कि डेज अगर मुझे पता लग जाए, टोटल नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन गुजर गए इसके बाद से, ये इनिशियल तारीख है। यानी कि 1/1 का मतलब क्या है, ये इनिशियल तारीख है, पहला महीना और पहला महीना, पहली तारीख और पहला साल। अब अगर मेरे पास आ रहा है रिजल्ट, मुझे ये पता है कि मंडे अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, मैं पहले सबसे पहले काउंट करूंगा डेज। बस देखिए, ये यहां से शुरू हुआ, ये वाली तारीख है, ये पहली वाली। अब यहां से आप कहीं पर भी, सपोज मैं ये वाली डेट आई है, مثلا आज डेट है 14/2/2024, तो मुझे सबसे पहले ये निकालने होंगे कि यहां से लेके यहां तक कुल टोटल दिन कितने बने, टोटल डेज कितने बन चुके हैं जब से वक्त शुरू हुआ है। ग्रेगोरियन जब से स्टार्ट किया गया था कैलेंडर, आपको पता है ये कोई वो दिन नहीं है जिस दिन आदम को भेजा गया था, ये वो दिन है जब तारीख में पहली दफ़ा दिन को काउंट किया गया था। इससे पहले भी वक्त था। तो अब मुझे ये काउंट करना है भाई, 14 दिन तो डेज ही आ गए। यहां पे 2 माह लिखे, तो 2 महीने होने का मतलब क्या हो गया कि जनवरी पूरा गुजर गया है और फरवरी के 14 दिन है। फरवरी के कितने डेज हैं, 14 डेज हैं। 2024 का मतलब क्या हो गया, 2024 साल गुजर चुके हैं। तो आपको पता है एक साल में दिन कितने होते हैं, 365। तो 2024 में कितने दिन होंगे, 2024 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 365। अब यहाँ पे डेट जो है ना, ये डे, ये कोई भी चेंज करें, क्योंकि ये डेट जो है ना, देखें मैं डे ना कहिए आप, मैं डेट, मंथ और ईयर यूजर से इनपुट लूंगा। जब मैं ईयर इनपुट लूंगा तो ईयर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज से, ये जो भी ईयर इनपुट ले रहा हूं उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 365 से, तो मेरे पास ईयर्स के डेज आ जाएंगे, ठीक है।
मंथ के डेज कैसे करूंगा? अगर 2 है, अगर मेरे पास दिया हुआ है 2, तो मैं 2 में से 1 को माइनस, क्योंकि दूसरा महीना तो चल रहा है ना, तो मेरे पास गुजरा हुआ महीना एक ही है, तो मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, लेकिन कभी 30 होते हैं, कभी 31 होते हैं, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं। हम 31 के ऊपर, अच्छा इसको चेक करने के लिए कि 30 है या 31, आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी छोड़ दें, मार्च 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इसमें से 31 दिन के क्या होंगे? पहला है, तीसरा है, पांचवा है, छठा है, आठवां है, 10वां है और 12वां। इसमें नहीं, पांचवा छठा का देखें ना, 31 जनवरी, 31 का, छठा 30 का, छठा 30 का, 7वां 8वां। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये हम थोड़ा सा गलत यहाँ के भाई ने हमें बता दिया है। तो ये हो जाएगा, ये सारे 31 के, 31, 31, 31, 31, 31, 31 और 31। अब अगर मुझसे वो ये कहता है कि छठे महीने तक जा रहा हूँ, तो मैं 5 तक जाऊँगा, और 5 के अंदर मैं 5 मंथ के, अब मैं मंथ के डेज निकाल लेता हूँ। देखें ना, पहले के हो गए 31, दूसरे तक के अंदर 28 है ये, लेकिन फिर लीप ईयर निकालने के लिए चले जाएंगे तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। 5 साल के बाद तो हम 35 साल डेज के लिए फिर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलो भाई 28 कर लेते हैं इसको, 28 और 31, 8 और 1 9, 3 2 5, 59। 3 के लिए कितना होगा? यहाँ तक 59 डेज होगा, 28 डेज। इसमें क्या होगा? 51, 9 और 1 10 का 0, 5 और 3 8 और 1 9, 90। 4 पे कितना होगा? ये 30 है, 90 और 30 120, और 5 पे कितना होगा? 151, और 6 पे कितना होगा? 181। 7 पे कितना होगा? 1 और 1 2, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 212। फिर इस पे कितना होगा? 31, 2 और 1 3, 243। फिर 30, 273, 273। फिर 31, 304, 304। फिर 30, 334, 34 और 31, 65। 365। तो ये डेज आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूज़र मुझे देता है पहला महीना, यानी कि अब जैसे ये वाली डेट जो मेरे पास आ रही है 14/2/2024, 14/2/2000, तो भाई 2024 को तो मैं डायरेक्टली 365 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये डेज आ जाएंगे। 2 को क्या करूँगा? इस 2 में से मैं 1 को माइनस करूँगा, क्योंकि फरवरी के अंदर मैंने फरवरी के तो डेज ये दिए हुए हैं ना, फरवरी के अंदर मैं जनवरी को सिर्फ काउंट करूँगा। तो अगर मार्च में होगा तो जनवरी फरवरी काउंट होंगे। तो यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या होगा? 31 डेज आएंगे। 2 का मतलब 59 डेज, 3 का मतलब 90 डेज। तो ये इस तरीके से करके आगे चलेगा। सही। अब हमने ये जो कंडीशन दी गई है ना, ये कंडीशन हमने इम्प्लीमेंट करनी होगी। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इफ एल्स भी कर सकते हैं और स्विच भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना होगा कि इनपुट लेना होगा डेट, और जब मैं डेट इनपुट लूंगा तो वो मैं 3 मुख्तलिफ
3 मुख्तलिफ टाइप्स में मैंने पहले डे लेना है, डेट लेनी है, फिर मंथ लेना है और फिर ईयर। तो भाई मैं इंटीजर टाइप यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डेट, मंथ और ईयर, ये 3 वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए। ठीक है, एक वेरिएबल एक्स और वाई 2 और डिफाइन कर लें जो आगे चल के यूज़ करेंगे। अब आप सबसे पहले इस स्कैनफ ले लें इनपुट। क्या क्या इनपुट लेंगे? पहले वो इनपुट देगा डे, डेट इनपुट देगा, फिर वो इनपुट देगा मंथ और फिर इनपुट देगा ईयर। और ये हम इनपुट किस चीज़ में ले लेंगे? ये हम इनपुट ले लेंगे M% डेट में, M% मंथ में और M% ईयर में। ये हमारे 3 इनपुट इन 3 वेरिएबल्स में। अब सबसे पहले जब 3 इनपुट ले लेंगे तो मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक्स, वाई और जेड कर लें। एक्स नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लेता हूँ मैं, कि जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं उसमें डेज कितने हैं। तो उसको निकालने के लिए देखो वाई के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ के साथ? 365 के साथ। जब वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ प्लेस होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर एक्स में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इतने दिन जो भी आंसर आएगा, अगर यूज़र ने दिया है 2024 तो 2000 दिया हुआ होगा तो 2000 से मल्टीप्लाई करके तो जो भी दिया हुआ होगा वो हम लिख देंगे। सही, ये एक्स में आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है? मंथ लिखना है। तो मंथ के लिए एम स्विच में लगाऊंगा और स्विच के साथ मैं लिखूंगा क्या चीज़? स्विच में डाल दूंगा एम। अब स्विच में एम डालने के बाद केसेस रखेंगे आप। क्या केस रखेंगे? एम की जो भी वैल्यू है, बल्कि इसको ऐसे नहीं करें, यहाँ पे आपके पास स्विच केस रखने से पहले आप क्या करेंगे? एम माइनस माइनस, यानी कि m में से 1 माइनस कर देंगे। यानी कि M5 है तो 4 तक लेंगे, 6 है तो 5 तक, 2 है तो 1 तक, तो m माइनस माइनस से 1 हम कर देंगे। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा तो फिर अब मैं स्विच में रखूँगा m, यानी कि अगर यूज़र ने 2 दिया है तो m की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1, 1 कम हो गया। अब बताइए केस अगर 1 होगा तो क्या हो? और केस 1 में क्या क्या आ रहा है? 1 होगा तो 31, 1 हुआ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 31। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? इसे ब्रेक कर दूंगा। केस 2 वैल्यू क्या होगी? 2 तो 59, 2 हुई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 59 और ब्रेक आ जाएगा। और अप टू केस 11, अगर केस 11 हुआ केस अगर 11 हुआ केस 11 हुआ यानी कि 12वां महीना है तो 11 माह तो 334 तक जाएगा या अप टू y is equals to 334। सही, और ब्रेक कर देंगे इसको। और डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर ये कुछ नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 और 0 भी होगी, क्योंकि अगर 12वां महीना डाला उसने तो 12 महीने के हिसाब से क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगा। अगर 0 हुआ तो फिर यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 0 होने का है। अगर 12वां महीना रख रहा हो तो 11 होगा, लेकिन अगर उसने जनवरी रख दिया तो जनवरी का मतलब क्या हो गया कि मंथ के अंदर कोई भी सिर्फ डेज काउंट हो गए, मंथ 0, तो y जो है वो नंबर ऑफ डेज इन मंथ है तो वो 0 मार्क कर दिया जाएगा। और ये यहाँ पे केस जो होगा, तो देखिए पहले आपने कैलकुलेट की x की वैल्यू ईयर से, नंबर ऑफ डेज, फिर यहाँ पे आपने y कैलकुलेट किया नंबर ऑफ डेज थ्रू मंथ, और आखिर में z जो है
वो गिवन नंबर ऑफ डेज होगा। तो z जो है आपने इनपुट क्या लिया है, नंबर ऑफ डेज, d आ रहा है ना डेज में, तो ये z के अंदर आपने क्या चीज डाल दी, d डाल दी। यानी कि नंबर ऑफ डेज की वैल्यू किस में चली गई, z में चली गई। नंबर ऑफ मंथ के डेज की वैल्यू उस y में चली गई और नंबर ऑफ ईयर के डेज की वैल्यू x में चली गई। तो अब अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ तो टोटल क्या निकलेगा, x प्लस वाई प्लस z निकलना। अब इस टोटल नंबर ऑफ डेज जो आए हैं, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, जो कि मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो हर 7 के डिविजिबल पे अगर यह आ रहा है, और इसको आप u कर लें, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो u जब भी 7 से डिवाइड करेंगे इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, या तो होगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 7 से, तो पॉसिबल वैल्यूज का अंदर क्या है, जो रिमाइंडर आएगा वो याद। अगर आंसर 0 आ गया, अब यहाँ पे एक दफ़ा और स्विच लगा दें u के ऊपर, अगर u की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, केस क्या आ जाए, केस 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, ये प्रिंट f मंडे। अगर केस 1 हुआ तो इसका मतलब क्या, मंडे का अगला दिन क्या होगा, प्रिंट एफ, और इसको ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा ट्यूसडे, यहां पर भी ब्रेक आ जाएगा। फिर केस 3, केस 4, केस 5 और लास्ट केस 6 होगा, जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ सैटरडे। और यहाँ पे ये इसकी बेस पे रिजल्ट आ जाएगा, ये इसका ये कंप्लीट होगा और ये एंड प्रोग्राम। तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है, इसके अलावा भी आप कोई दूसरी लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ये फंक्शन के थ्रू भी हो सकता है कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज रिटर्न कर देते हैं, उनको फिर आप डिवाइड करके जो डे आ रहा है वो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये किया जाता है। तो अगर मैं अगला चेक करूं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक मिनट, मैं ज़रा देखूं कि कहाँ गया, इसको मैंने डिलीट किया, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जो है, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन रिवर्स नंबर्स एंड डिटरमिन वेदर द ओरिजिनल रिवर्स नंबर। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। 3 बच्चों का इन्होंने इनपुट लिया थ्रू कीबोर्ड एंड राइट द डिटरमिन यंगेस्ट अमंग 3। 3 की इनपुट लें एजेस और मालूम करें कि यंगेस्ट कौन है। तो देखें भाई, इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या करेंगे कि ये 3 है, राम, श्याम और अजय, ये आर हो जाएगा, ये एस और ये ए। सबसे पहले स्कैनएफ कर लेंगे, स्कैनएफ के अंदर आर एस मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये 3 इनपुट लेंगे, इन 3 इनपुट्स लेंगे तो इनकी अपनी अपनी वैल्यूज इसमें प्लेस हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे राम को, तो राम जो है उसको यंगेस्ट आपने यानी कि कम से कम एज के ऊपर निकालना है, तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो मार्क की जाएगी। तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने का मतलब क्या है कि मैं एक एक करके स्मॉलेस्ट वैल्यू करूँगा। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा इफ़ आर इज़ लेस देन एस एंड आर इज़ लेस देन ए। अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर एस से भी कम है और आर ए से भी कम है, तो ये दोनों केसेस शो करेंगे कि आर जो है वो क्या कंसीडर किया जाएगा, स्मॉलेस्ट कंसीडर किया जाएगा आर, तो आर यंगेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंट आर इज यंगेस्ट।
ठीक है, यंगेस्ट आ जाएगा। इसको आप क्या करा देंगे, प्रिंट एफ कराएंगे, आर इज यंगेस्ट, और ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा। एल्स इफ, अब मैंने आर के बजाय अब एस को चेक करेंगे। अगर एस इज लेस देन आर एंड एस इज लेस देन ए, तो ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए क्या लिख लेंगे, प्रिंट एफ, यहां पे एस इज यंगेस्ट आ जाएगा। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपके पास क्या आ जाएगा, बस ये अब थर्ड कंडीशन आ जाएगी, प्रिंट एफ ए इज यंगेस्ट। ये इस तरीके से भी करके हम जो है ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसमें देखिए ये वाला हो गया। चलिए इसको बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मैं घर पे जाके इसको कंटिन्यू करके आ गया इसको देखें। अल्लाह हाफ़िज़।